हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज मैं कक्षा 9 के साइंस का फिजिक्स पोर्शन का पहला चैप्टर जो कि मोशन था, ठीक है, उसका सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। पहले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में या और उसके कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, इन सब के बारे में हमने बताया। और साथ ही साथ गति किसे कहते हैं और गति के प्रकार उसमें बता रहे थे। और हमने बताया था गति 4 प्रकार की होती है। एक होता है सरल रेखीय गति, दूसरा होता है आपका वृत्तीय गति, तीसरा होता है आपका गुणन गति और चौथा होता है दोलन गति या काल्पनिक गति। तो गुणन गति तक हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसे जाकर देख लीजिए। चौथा जो हमने बताया था दोलनी गति या काल्पनिक गति भी इसको कहते हैं। काल्पनिक गति इंग्लिश में इसको ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। दोलनी गति किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों ने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, ऐसे होता है, और जब घड़ी का पेंडुलम ऐसे ऐसे आपका गति करता है, ऐसे ऐसे हिलता होता है। या पेड़ में से जो लटका हुआ झूला होता है, झूला भी आपका ऐसे ऐसे गति करता है। उस सब की जो गति होती है वो दोलनी गति होती है। परिभाषा की बात करें तो कहेंगे जब कोई गति किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उस प्रकार की गति को हम दोलनी गति या काल्पनिक गति कहते हैं। जैसे हमने बताया घड़ी के पेंडुलम की गति, या पेड़ से लटके झूले की गति। झूले की गति सिंपल नहीं लेंगे, जबकि पेड़ से लटके झूले की गति कह सकते हैं। तो दोलनी गति क्या है? जब कोई गति निश्चित बिंदु के इधर उधर होती है तो उस प्रकार की गति को हम दोलनी गति कहते हैं। बीच के बिंदु को हम मध्य बिंदु या इस स्थिति को साम्य स्थिति कहते हैं। एग्जाम्पल घड़ी के पेंडुलम की गति या पेड़ से लटके झूले की गति। तो ये 4 प्रकार की गति होती है। इसके अलावा अलग अलग आधार पर गति का और भी वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि हमने बताया था एक समान गति और असमान गति के बारे में बताया। एक समान गति जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति जो होती है एक समान गति कहलाती है। यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर वो तय करती है तो उसको हम एक समान गति कहते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर कोई वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर जाता है, अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर जाता है, फिर अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर जाता है, फिर अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर जाता है, तो समय क्या हमारा समान है, दूरी भी क्या है, समान है। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। लेकिन अगर वही हमारा समान समय में असमान दूरियां तय करें, जैसे 5 सेकंड में वो पहले 10 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में 9 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में 12 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में 8 मीटर चला, इस प्रकार का अगर होता है, क्योंकि यहाँ समय क्या हमारा समान है लेकिन दूरियां क्या है वो अलग अलग है, तो उस प्रकार की गति को हम असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जनरली जो भी गति होती है जो हम देखते हैं व्यवहारिक रूप में वो सब असमान गति होती है। एक समान गति कहीं कहीं होता है, जैसे प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसकी गति क्या है? एक समान गति है। दूसरे आपका जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो भी समान समय में समान दूरी तय करती है, यानी एक साल में आपको
पूरा चक्कर लगा लेती है, तो उसकी गति भी हम एक समान गति कह सकते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है, उसकी गति भी हम कह सकते हैं एक समान गति कह सकते हैं। घड़ी की जो सुई होती है एक चक्कर अपना, जैसे मान लेंगे कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इन सब का समय जो है वो निर्धारित है और समय के साथ साथ इनका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी समान है, तो उन सब की गति क्या होगी, एक समान गति होगी। जबकि असमान गति में जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो भी चाहे पैदल चल रहे हैं, तो कभी तेज चलते हैं कभी धीमे चलते हैं, तो उन सब की गति क्या होती है, असमान गति होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो ये हो गया टाइप ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार। अब उसके बाद आता है कि गति होती है, तो गति होने में कुछ चीज़ें जैसे गति करने में आप जिसको डिस्टेंस कवर होता है यानी कि दूरी तय करती है, तो दूरी है क्या चीज़, ठीक है। कोई व्यक्ति तेज चलता है धीमे चलता है, तो उसकी कैसे माप सकते हैं, उसके लिए हमको चाल की जरूरत है या वेग की जरूरत है। किसी वस्तु का प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में अगर डिफरेंस पता करना हो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच कितना डिफरेंस है, तो उसके लिए विस्थापन की गणना करते हैं, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई किसी वक्त की चाल स्पीड है उसका बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी गणना या कितनी तेजी से बढ़ रहा है कितनी तेजी से घट रहा है, उसकी गणना हम त्वरण से करते हैं यानी कि एक्सेलरेशन से करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जो कि लेकिन ये सब चीज़ हमको एक सरल रेखीय गति में पढ़ना है। वृत्तीय गति की बात अभी नहीं होगी, अभी हम आपको 9th में केवल सरल रेखीय गति पढ़ना है। तो हम चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गति में सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे कि दूरी क्या है, दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है। कोई गतिमान वस्तु अगर चल रहा है, गति कर रहा है, तो गति करते समय किसी निश्चित समय में उसके द्वारा तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है उसी को हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा कोई बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है। अब ये कोई वस्तु A से चलकर B पर आती है, तो कई तरीके से आ सकता है। वो एक सीधा भी आ सकता है, वो इधर से घूम के आ सकता है, या इधर से घूम के आ सकता है, या इधर से घूमते हुए इधर से या ऐसे ऐसे आ सकता है, या ऐसे ऐसे आ सकता है। किसी भी तरीके से वो आ सकता है, A से बिंदु B तक पहुंच सकता है। तो A से B तक पहुंचने के लिए उसने जिस रास्ते को चुना या जिस रास्ते से गया उसकी जो लंबाई होती है उसी को हम दूरी कहते हैं। अगर वो A से B इस रास्ते से गया तो इसकी जो लंबाई होगी उसी को दूरी कहेंगे। अगर वो इस रास्ते से गया तो इसकी जो लंबाई होगी उसको दूरी कहेंगे। अगर वो इस रास्ते से गया तो इसकी जो पूरी लंबाई हुई उसको दूरी कहेंगे। अगर वो इस तरीके से आ रहा है तो इसकी जो पूरी लंबाई होगी उसको दूरी कहते हैं। जिस रास्ते से जाएगा उसकी पथ की जो लंबाई होगी उसी को हम दूरी कहते हैं। तो परिभाषा हमारा बनेगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी जानते हैं, लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर, यानी कि मीटर में मापा जाता है। एमटीएस पद्धति में मीटर होता है। अगर बात छोटी मात्रक की बात करेंगे तो मीटर से छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, और सबसे छोटा मात्रक जो दूरी का होता है, दूरी लंबाई है जो भी हो, सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो होता है फर्मी। एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। या 11 में चल के पढ़ेंगे। एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। सबसे बड़े मात्रक की बात करें, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है पारसेक होता है।
दूरी का सबसे बड़ा मात्रक या कहें लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। तो दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन की बात करते हैं तो यही समझ रहे हैं हम। जैसा कि विस्थापन जो हमारा होता है, विस्थापन गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर डिपेंड करता है। यानी कि हमारा वस्तु जहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ पे रुक गया, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जहाँ से, यानी कि ये हो गया हमारा प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल कंडीशन, और ये हो गया फाइनल कंडीशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो न्यूनतम, कम से कम, लीस्ट, उसी बीच की जो दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ विभिन्न तरीकों से बताया कि हमारा जो वस्तु है कई तरीकों से ए से बी तक पहुँच सकता है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच देखा जाए न्यूनतम दूरी किस पथ द्वारा चली गई, तो न्यूनतम दूरी आपका इस पथ द्वारा चली गई है। बाकी इससे कम और कोई पथ नहीं है, और सबकी दूरी क्या होगी, और सबकी लंबाई इससे अधिक होगी। तो ए से बी तक जाने में सबसे कम दूरी जो होगी उसी को क्या कहेंगे, हम विस्थापन कहते हैं। तो और निकलेगा कैसे? यहाँ हमको केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखनी है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखेंगे, उनके बीच की जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, भले उस मार्ग से नहीं गया हो, लेकिन उसके बीच की जो दूरी होगी न्यूनतम, वही विस्थापन होगा। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है। बिंदु ए से कोई वस्तु बिंदु बी पर इस रास्ते से जाता है, पहले वो सी बिंदु पे जाता है, फिर उसके बाद बिंदु बी पहुंचता है। अब हमको कहना है कि ए और बी का विस्थापन कितना है। अगर दूरी की बात करें, मान लेंगे ये 2 किलोमीटर गया और ये 3 किलोमीटर गया। तो अगर हम दूरी की बात करेंगे, दूरी जो कि पथ की कुल लंबाई होती है, यानी ए से पहले वो सी गया 2 किलोमीटर, फिर सी से वो बी गया 3 किलोमीटर, 3 2 कितना हो गया 5, दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, तो जो कि हमने बताया कि विस्थापन हमारा इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, इन दो चीजों पर इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही हमारा विस्थापन होता है। तो अगर विस्थापन निकालेंगे तो इधर से इस मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, इसको सीधा ए से डी को हम मिला देंगे और इसकी जो लंबाई होगी, मान लेंगे कि अगर 4 मीटर आता है तो इसकी जो लंबाई आ जाएगी वो 4 मीटर, जरूरी नहीं कि इतना ही आएगी। ठीक है, 5 किलोमीटर नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो जब हमको विस्थापन निकालना होगा तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति को हम क्या कर देंगे, एक रेखा के द्वारा मिला देंगे और उसकी जो लंबाई होगी उसी रेखा की, वही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। तो अगर परिभाषा की बात करें कि विस्थापन है क्या, विस्थापन अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्योंकि ये भी एक दूरी है तो इसका भी मात्रक मीटर ही होता है, मीटर में ही मापते हैं, और जो दूरी का मात्रक होगा वही विस्थापन की मात्रक होगा। दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं कि मान लें कि हमको एक वस्तु कोई है बिंदु ए से बिंदु बी पर, बिंदु ए से बिंदु बी पर गया 2 किलोमीटर दूरी तय करके, फिर बिंदु बी से वो बिंदु सी पे जाता है 3 किलोमीटर दूरी तय करके, फिर बिंदु सी से वो वापस लौटता है बिंदु डी तक 4 किलोमीटर दूरी तय करके। तो अंतिम पहली से स्थिति हमारी क्या हुई, बिंदु ए, और अंतिम क्या हुआ, बिंदु डी हो गया। अब हमको निकालना है कि दूरी कितना हुआ और ए से डी तक जाने में उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन कितना है। तो देखेंगे पहले वो ए से बी गया 2 किलोमीटर, फिर बी से वो सी गया 3 किलोमीटर, फिर सी से वो डी तक आया 4 किलोमीटर, टोटल कितना हुआ 4 3 7 2 9 किलोमीटर।
लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन हमारा ए और डी के बीच में कितना है, तो यहाँ हमारा पहला बिंदु है, यहाँ अंतिम बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी होगी यही हमारा इतना ही विस्थापन होगा। इसको निकालेंगे कैसे, तो अगर देखें हमारा इतनी दूरी निकालनी है, तो अगर हम देखें ये हमारा टोटल 4 किलोमीटर है और ये इतना 3 किलोमीटर है, तो इतना इसका मतलब हमारा ये 1 किलोमीटर होगा। और ये टोटल 2 किलोमीटर है, इतना 1 किलोमीटर है, तो ये हमारा कितना बचेगा 1 किलोमीटर। तो अब ए और डी के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, तो विस्थापन हमारा कितना हुआ 1 किलोमीटर। तो ए से डी तक तो गया, लेकिन उसमें चली गई दूरी हमारी 9 किलोमीटर और विस्थापन कितना हुआ 1 किलोमीटर। इसको दूसरे माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जैसे पहले आपका 2 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर डी तक गया, फिर डी से सी गया 3 किलोमीटर, लेकिन फिर वो वापस आता है क्योंकि विस्थापन हमारी एक सदिश राशि है। दूरी क्या है अदिश राशि है, विस्थापन क्या होती है सदिश राशि है। ये वापस लौट गया अर्थात दिशा बदल गई। दिशा बदलने के आधार पर अब इसकी इधर की दूरी हम माइनस में ले लेंगे, तो इधर ये दूरी 4 किलोमीटर तय कर रहा है, तो यह आ जाएगा 4। अब इसको 2 3 5 5 में से 4 गया 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं विस्थापन। हम इस तरीके से भी, अगर दूरी हमारा दिशा बदल जाती है तो उसको हम माइनस में ले लेते हैं। लेकिन अगर विपरीत दिशा होती है तब जरूरी नहीं कि जैसे अब यहाँ से गया यहाँ से इधर आ गया, तो इसको हम इधर पे ऐसा नहीं ले सकते हैं, तब वहाँ पर हम दूसरे नियम से ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर दिशा विपरीत हो जाती है तो हम वहाँ पर माइनस लगा लेंगे। यहाँ जैसे इधर जा रहा था, इधर के बजाय इधर चला गया, तो ये वापस नहीं लौटा बल्कि इधर गया, तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विस्थापन। फिर से देख रहे हैं कि दूरी क्या है। दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में चले गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है। सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है, सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। विस्थापन क्या है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। दूरी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इन दोनों के बारे में अब डिफरेंस पढ़ना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो 2-3 डिफरेंस है। सबसे पहले तो परिभाषा की ही डिफरेंस है। परिभाषा इसके हमने क्या बताया, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में चली गई पथ की या मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये है दूरी की परिभाषा। दूसरा विस्थापन क्या बताया था, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस जो हमने बताया कि दूरी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। जबकि हमारा विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। तीसरा यह है कि दूरी हमारा मार्ग पर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्ग की लंबाई को दूरी कहेंगे तो ये हमारा मार्ग पर निर्भर करता है, जबकि हमारा विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। ये केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर डिपेंड करता है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है।
जैसे हमने बताया कि कोई वस्तु ए से बी किस तरीके इधर से इधर जा रहा है, तो अगर दूरी नापना होगा तो ये पूरा नापेंगे, लेकिन विस्थापन नापना होगा तो ये नापेंगे। तो हमारा जो विस्थापन हो इधर का होगा, ना कि इस मार्ग पर। इधर से इधर गया, इस मार्ग ये है, लेकिन हमको दूरी ये नापनी है, तो दूरी ये हो गया, विस्थापन ये होगा, जो कि विस्थापन इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसी तरीके से मार्ग पर डिपेंड नहीं कर सकता। चौथे की बात करें, दूरी या तो शून्य या धनात्मक हो सकती है, मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा जो विस्थापन है ये ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। ऋणात्मक कैसे होगा? जैसे हमने बताया कि वस्तु ए से बी तक गया, ए से बी तक गया 2 किलोमीटर, लेकिन वापस वो बी से सी तक यहाँ तक चला आया 3 किलोमीटर। तो अगर हमको विस्थापन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 2 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर वापस गया, तो वापस गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 किलोमीटर। ये विस्थापन हमारा -1 किलोमीटर। माइनस क्या शो कर रहा है कि हमारा जो विस्थापन है वो विपरीत दिशा में, यानी कि जिस दिशा में चलना शुरू किया था उस दिशा में नहीं है, बल्कि उसके दूसरे डायरेक्शन में है, माइनस से शो कर रहा है। तो हमारा विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो। शून्य कैसे होगा? जैसे ए से बी गया, बी से फिर ए पे आ गए, तो हमारा क्या है, क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, एक ही बिंदु रहेगा, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। शून्य भी हो सकता है, लेकिन हमारा दूरी या तो शून्य, अगर नहीं चल रहा है तो शून्य, चल रहा है तो धनात्मक, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। पांचवा जो है कि दूरी हमेशा जो होगा वो विस्थापन से अधिक होता है, या तो बराबर होगा या तो अधिक होगा। दूरी जो होगा वो विस्थापन से या तो बराबर होगा या तो अधिक होगा, यानी कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। वही चीज इसके लिए भी है। तो ये 5 डिफरेंस है दूरी और विस्थापन में। पहला क्या है? पहला परिभाषा है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और इसका अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी हमारी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी मार्ग पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। दूरी या तो शून्य हो सकता है या धनात्मक हो सकती है, और विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगा या तो विस्थापन से बड़ा होगा, अर्थात विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। ये हो गया दूरी और विस्थापन की परिभाषा, मात्रक और दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद हम चाल और वेग के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम चाल और वेग, यानी कि चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चाल का मतलब ये है कि हमारा कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रहा है या कितना धीमे चल रहा है, तो उसकी जो माप करते हैं वो चाल और वेग के माध्यम से करते हैं। चाल और वेग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन दोनों में बस वही डिफरेंस है जो कि दूरी और विस्थापन में है। क्या डिफरेंस था कि चाल हमारी क्या है? अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? सदिश राशि है। अगर हम चाल के साथ साथ दिशा भी इंक्लूड कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा? वो वेग। जैसे कि हमने कहा कोई वक्त 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो उसका मतलब उसके हमने क्या बताया? चाल बताया। लेकिन अगर कोई बता दिया हमने कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पूर्व दिशा में जा रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या बता दिया? उसका वेग बता दिया। तो अगर हम चाल के साथ साथ दिशा का भी हम यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो चाल की बात करें, चाल क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा जो होगी, एकांक समय में
एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि अगर किसी वक्त की हमको चाल ज्ञात करनी है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को नाप लेंगे और जितना समय लगा उस दूरी को तय करने में दोनों को हम भाग कर देंगे तो उस व्यक्ति की हम चाल गणना कर सकते हैं। जैसे मान लें कोई व्यक्ति 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय किया उसने, 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब उसकी हमको चाल ज्ञात करनी है तो हमने क्या बताया, दूरी बटे समय होता है। यानी कि दूरी कितना है 300, समय कितना है 5 घंटा। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 60, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति की चाल की गणना कर सकते हैं। चाल को हम स्मॉल v से लिखते हैं। और आप वेग की बात करेंगे कि वेग क्या है। जैसे हमने बताया कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर इसी दूरी के स्थान पर हम विस्थापन कहेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। क्योंकि दोनों के में डिफरेंस ही हमने बताया किसका होता है, सदिश और अदिश का। यानी कि इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा होती है। इसमें दिशा लाना है तो क्या करेंगे, विस्थापन सदिश राशि होती है तो विस्थापन में दिशा होती है। तो अगर वहाँ विस्थापन हो जाएगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम वेग कह सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा परिभाषा हमारी बनेगी, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो फार्मूला हमारा बनेगा वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। इसको भी हम v से लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये सदिश राशि तो उस पर हम एक सदिश का जो चिन्ह होता है उस पर हम एक तीर का निशान लगा देते हैं तो हमारी वो सदिश राशि हो जाती है। यहाँ पर v है तो ये हमारा चाल होगा। अगर इसको वेक्टर भी पढ़ा जाता है तो अगर वेक्टर भी है तो इसका हम लोग वो वेग लिखा गया है। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक अगर इसका देखें, मात्रक दूरी का मात्रक, दूरी हमने बताया मीटर में मापा जाता है और समय को सेकंड में, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा एमपीएस पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति की बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया सीजीएस मीटर एमपीएस पद्धति में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लेते हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में लेते हैं। तो सीजीएस पद्धति का जो मात्रक होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बाकी इसका और भी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। बाकी जिस चीज़ में हम निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। छोटी मात्रा को बड़े मात्रक भी होते हैं। इसका भी मात्रक वही होगा, वेग का भी मात्रक, क्योंकि विस्थापन का भी मात्रक मीटर होगा और समय का भी मात्रक सेकंड होगा। ये एमपीएस में हो जाएगा और सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और जैसा कि हमने बताया कि चाल हमारी अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। जो जो डिफरेंस आपका दूरी और विस्थापन में है वही डिफरेंस हमारा चाल और वेग में है। तो एक डिफरेंस परिभाषा की एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और वेग में एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। एमपीएस पद्धति में मात्रक इसका मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। चाल हमारी अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। अब इसमें आता है आपका चाल के प्रकार। चाल कई तरीके का होता है, जैसे हमने एक समान गति और असमान गति के बारे में बताया तो वैसे ही हमारा इसमें आएगा एक समान चाल और असमान चाल।
तीसरा एक आता है औसत चाल। एक समान चाल जो कि वही हमने बताया, अगर समान समय में समान दूरी तय करता है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम एक समान चाल कहते हैं। अगर सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम असमान चाल कहेंगे। और अगर हमारा असमान चाल है, कोई वस्तु असमान चाल से गति कर रहा है, तो उसका अगर हमको चाल ज्ञात करना है, किस चाल से ज्ञात कर चल रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर हम औसत चाल की गणना करते हैं। क्योंकि असमान चाल में उसकी चाल बदलती रहेगी, तो उसके लिए हम औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड नापते हैं। एवरेज स्पीड नापने के लिए हम कुल दूरी, जितने समय में जितनी दूरी तय कर रहा है और वो दूरी तय करने में उसको जितना कुल समय लगता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है औसत चाल। यानी कि औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मान लिया कि कोई वस्तु है जो कि 5 मिनट में 4 किलोमीटर चलता है, और फिर अगले 5 सेकंड में, और फिर मान लेंगे 2 मिनट में वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर मान लेंगे अगले 4 मिनट में वो 6 किलोमीटर चलता है, फिर मान लेते हैं 5 किलोमीटर चलता है, तो कहेंगे इस वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो गया कुल मिनट, और ये क्या हो गया कुल समय। तो यहाँ पर हम औसत चाल निकालना चाहें तो कुल दूरी यानी कि 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12, और कुल समय 5 2 7 4 11, 12 × 11 अर्थात ये 1.1 समथिंग किलोमीटर प्रति मिनट आएगा। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड होगी 1.1 समथिंग होगा, यानी 1 घंटे में वो लगभग 1 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो इस तरीके से हम किसी वस्तु की औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसको हम v ऊपर से जो लाइन खींच देते हैं उसको बार पढ़ते हैं। बार का मतलब क्या हो जाएगा, ये औसत। अगर तीर लगा हो तो वेक्टर v हो गया, वो वेग हो गया, लेकिन अगर केवल हम लाइन खींच देते हैं उसको हम बार कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, औसत या माध्य उसको बोलते हैं। इसी तरीके से वेग भी हमारा हो जाएगा, एक समान वेग और असमान वेग। अगर समान समय में समान विस्थापन होता है, हमने दूरी देखा, इसमें क्या कहेंगे हम विस्थापन कहेंगे। अगर समान समय में समान विस्थापन होता है तो उसको हम एक समान वेग कहते हैं, और अगर समान समय में अलग अलग विस्थापन होता है तो उसको हम असमान वेग कहते हैं। और अगर औसत वेग की बात करें, औसत वेग की बात करें तो औसत वेग भी इसके क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। अगर किसी वस्तु, हमको ये बताया कोई व्यक्ति u वेग से चलना प्रारंभ किया, उसकी प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और उसका अंतिम वेग जो है वो v है, तो उसकी अगर हमको औसत चाल निकालनी होगी तो हम v + u बटे 2, यानी दोनों चाल को, हम दोनों वेग को क्या कर देंगे, हम जोड़ देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, उस वस्तु की औसत वेग निकल जाता है। अगर मान लें पहले वस्तु का वेग u है, दूसरे वस्तु का और अंतिम वेग उसका क्या है, v है, तो दोनों को हम जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस वस्तु का औसत वेग निकल जाता है। औसत वेग निकाला क्यों जाता है, औसत किसी भी चीज़ का औसत निकाला क्यों जाता है, तो हमने बताया कि अगर कहीं पर कोई चीज़ अलग अलग तरीके का है, डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे क्लास में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, सबके अगर लंबाई की बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सबके लंबाई के बारे में बात करें तो सबकी लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अगर एक समझें कि इस व्यक्ति के, उस क्लास के विद्यार्थियों की औसत लंबाई क्या होगी, यानी लगभग कितना हो सकता है, तो उसमें क्या करते हैं, सबकी लंबाई को जोड़ लेते हैं,
कितनी कितनी लंबाई है और विद्यार्थियों की संख्या से उनको हम डिवाइड कर देते हैं, वो उसका क्या जाता है औसत। तो जहाँ कहीं भी हमको भिन्न भिन्न चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है, तो वहाँ पर इसका औसत निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर चाल अगर भिन्न भिन्न होती है तो भिन्न भिन्न होती है, या समान समय भिन्न भिन्न होता है और दूरी भिन्न भिन्न होती है, तो उसको हम असमान वहाँ पर औसत चाल निकालते हैं। उसी तरीके से वेग भी है। तो ये हो गया आपका औसत चाल और वेग। इसके बाद आपका आएगा त्वरण, जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। त्वरण के बाद फिर आएगा गति के समीकरण, जो न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए हैं, उनका बारे में चर्चा करेंगे और उनका ग्राफी विधि से निरूपण कैसे किया जाता है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।